राधे कृष्णा दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की 10 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालाइज। तो देखते हैं कि आज के एक शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। और जिनके भी आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है मैं उनसे यही कहूँगी कि वो एनालिसिस को ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि उससे आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राज तरंगिणी के लेखक कौन थे। यानी ये राज तरंगिणी एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन थे। तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये 12वीं शताब्दी में कश्मीरी इतिहासकार कल्लड़ द्वारा लिखी गई थी। यानी कल्लड़ ने लिखी है और इसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ध्यान रखना राज तरंगिणी के लेखक हैं कल्लड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि को किसने लागू किया था। यानी सहायक संधि लागू करने वाला कौन था भारत में। तो सहायक संधि लागू की थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली ने। वेलेजली के द्वारा सहायक संधि को 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल जो लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि लागू की थी, जो कि हम भारत में 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और ये संधि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच हुई थी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शासक ने सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया। तो हैदराबाद के निज़ाम ने किया था। इसमें स्टार का पॉइंट है, ये इसको आप लर्न कर लेना कि सर्वप्रथम सहायक संधि को स्वीकार किया था हैदराबाद के निज़ाम ने। ठीक है, चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूभाग विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यानी विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत का भूभाग कितना प्रतिशत है। तो ये है 2.4%। और भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 वैसे 263 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे थोड़ा सा वो है, आप लोग देख लेना। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है उसके अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग और जनसंख्या के अकॉर्डिंग। आपको पता होगा कि भारत प्रथम नंबर पे आ चुका है। पहले द्वितीय नंबर पे था, पहले नंबर पे चीन था। अब चीन को हराकर भारत जनसंख्या में फर्स्ट नंबर पे आ चुका है। ये एक दुखद वो है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में येस बैंक के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनीष जैन। इनको 11 दिसंबर 2024 से 3 साल के लिए यस बैंक का कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया गया है। तो 2024 में यस बैंक के महानिदेशक कौन है, मनीष जैन। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो ये बात आपको पता है कि ये वाला मौलिक कर्तव्य 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है इन शिफ्टों में अब तक, और ये अब भी आया है। तो मैं कहूँगी आने वाली शिफ्टों में भी आ सकता है। तो आप लोग इसका आंसर बिल्कुल याद रखना। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है और 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया था। यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा जो है हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य, और संविधान संशोधन 86 हुआ था सन 2002 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बिल्कुल रट के जाइएगा। कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो रिपीटेड वही सेम टू सेम पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहे। तो आप लोग उनको बिल्कुल अच्छे से लर्न करके जाइएगा। उनमें ये भी है। ठीक है, 21A ये वाला और शिक्षा का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियाँ करती हैं। तो आपको पता है सबसे बड़ा जो डेल्टा है भारत में वो सुंदरवन डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और उसका निर्माण होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। तो आप लोग इसको याद रखना है। इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो देखिए स्टार पॉइंट में आप लोग पढ़ते हैं, सुंदरवन डेल्टा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसे 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सुंदरवन डेल्टा को कब यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो क्वेश्चन बन जाएगा, आंसर आएगा 1987 में। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना महाद्वीप के टूटने और बहने से बना है। यह सबसे पुराने भूभाग का ऐसा यह पठार क्रस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। तो आप लोग इसको याद रखना, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ है, गोंडवाना महाद्वीप के टूटने से और बहने से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 344। आर्टिकल 344 में राजभाषा आयोग का वर्णन है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 17 में शामिल है। स्टार पॉइंट में हम थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे पढ़ लेना। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। आप लोग एक बात ध्यान रखना, हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा।
और आर्टिकल 343 पार्ट 1 के तहत है ये कि इसकी लिपि देवनागरी होगी और राजभाषा हिंदी होगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन। इसके कुछ स्टार पॉइंट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए हम उनको पढ़ लेते हैं। 2011 के इस अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो नेक्स्ट पॉइंट है, इस संदर्भ में संविधान में निम्नलिखित 3 परिवर्तन किए गए हैं, यानी इसके द्वारा 3 परिवर्तन हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इसने सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया, यानी आर्टिकल 19। और इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी आर्टिकल 43B में एक नया भाग सम्मिलित कर दिया गया है, यानी 43B सम्मिलित हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा जिसका शीर्षक सहकारी समितियां हैं, यानी इससे इतने 3 संशोधन हुए हैं मेन जो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, आर्टिकल दे रखे हैं यहाँ पे आपको, शीर्षक जो जोड़ा गया है सहकारी समितियां उसके, ये आर्टिकल आप लर्न कर लेना। इसी के साथ चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखो, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपको पता है वो इसी एग्जाम में नहीं, हर एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, जैसे कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा वाला। तो आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें जो हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती हैं उन्हें भी अपना रिवाइज करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी आपको गलत कथन पहचानना है। तो यहाँ पे हम सही से ही बता दे रहे हैं आपको, इनमें से जो भी ना हो या कुछ भी घुमा के दे रखा हो तो वो गलत है। जैसे ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, नेक्स्ट ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, वहाँ पे क्या पता दे रखा हो ध्वनि अनुप्रस्थ तरंग है तो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यात्रा कर सकती हैं। नेक्स्ट फिर ध्वनि तरंगों की गति माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। ध्वनि तरंगों की चाल गैसों में न्यूनतम और ठोसों में अधिकतम होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों की गति वायु में 332 मीटर पर सेकंड होती है। फिर नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगें निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं। अब इसके अलावा जो भी उन्होंने घुमा फिरा के दिया हो, ये पॉइंट जो हैं ये इसके बारे में बिल्कुल सही है। अब जो भी उन्होंने दिए होंगे 3 सही, ये गलत दिया होगा वो आपको पता होगा। जैसे कि देखिए मैंने बताया अभी, वो असत्य ये दे दिया कि ये अनुप्रस्थ तरंगें बता देंगे जबकि होती अनुदैर्ध्य है। नेक्स्ट, समान तीव्रता वाली 2 ध्वनि तरंगों की प्रबलता हमेशा बराबर होती है, ये गलत है। ध्वनि शुष्क हवा की तुलना में नम हवा में तेज यात्रा करती है, ये भी गलत है। तो इस तरीके के पॉइंट आपको बना बना के दिए होंगे, वो आप लोगों को देख लेना है, वो पॉइंट गलत है। और बाकी जो मैंने ऊपर पढ़ाए हैं उनमें से वो जो भी पॉइंट दे रखे हैं वो पॉइंट जो है वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घाटम कौन से वाद्य यंत्र का प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाटम ताल वाद्य यंत्रों में से एक है। ये एक बड़ा संकीर्तन मुँह वाला मिट्टी का बर्तन होता है। घाटम को टक्कर देकर बजाया जाता है, इससे घनावाद भी कहा जाता है। ठीक है, जो मतलब मिट्टी का मटका सा जो भी होता है, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे पर शायद। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चुंबकीय की दिशा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यानी यहाँ पे आपको 3 दे रखे होंगे गलत और 1 दे रखा होगा सही, और आपसे पूछा है कौन सा सत्य है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में सही कथन यह है कि किसी बिंदु पर स्थित उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल की दिशा होती है। और इसके बारे में स्टार पॉइंट, चुंबकीय रेखाएं बंद वक्र बना होती हैं। चुंबकीय रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश